हिजाज की आंधी किस्त नंबर 1 मदीना से 30-35 मील दूर शमाल मुशरिक में एक हर्रा भरा नखलिस्तान था। छोटी से एक झील के किनारे खजूर के पेड़ों की झुंड और सहराई पूदी लकवदक तपती हुई इस सहरा में जन्नत का समा पैदा किए हुए थी। ये नखलिस्तान एक रेगजा में यूं लगता था जैसे धकते हुए अंगारों में एक फूल खिला हो। उसके इर्द गिर्द सहरा ऐसा भयानक था कि मुसाफिर उधर से गुजरते घबराती थी, और अगर कोई भूला भटका मुसाफिर उधर जा भी निकलता तो दूर से नखलिस्तान को देखकर यकीन नहीं करता था कि यह नखलिस्तान है, बल्कि वो उसी शराब समझता था। नजर का धोखा। नखलिस्तान तो इस रेगजार में बहुत थी, लेकिन इस जैसा कोई ना था। उसकी इस तरफ भी खासी ऊंची पहाड़ी थी जिधर से सूरज तुलू होता था, और एक पहाड़ी उधर भी थी जिधर सूरज गुरूब होता था। इन पहाड़ियों की वजह से ये नखलिस्तान दिन का खासा हिस्सा सूरज की जला देने वाली गर्मी से महफूज रहता था। खजूर के दरख्तों के अलावा जोहकी दरख्तों की 2-4 किस्में और भी थीं। जो ही सूरज गुरूब होने से पहले मगरिब वाली पहाड़ी के पीछे चला जाता, इस नखलिस्तान की महदूद से दुनिया ठंडी होने लगती थी, और गुरूब आफताब की बाद ऐसी खनकी की आसमान तिली बैठने वाला ठठरने लगता था। इस दिलफरीब नखलिस्तान में 5 खैमी निसब थी, जिनमें एक चौकोर और बड़ा था। इसकी 2 तरफ दरवाजे और दरवाजों की आगी रेशमी पर्दी लटके हुए थी। खैमे के अंदर किसी शाही महल के कमरे का गुमान होता था। फर्श पर खैमे की लंबाई और चौड़ाई जितना ईरानी कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ गदी पड़ी थी जिन पर रेशमी चादरें बिछी हुई थीं और गोल तकिए पड़े हुए थी। ऊपर रंगारंग फानुस लटकी हुई थी। खैमे के अंदर जो कपड़ा लगा हुआ था वो भी रेशमी था और उसकी कई रंग थे। अंदर की फिजा तिलस्माती थी। रात का पहला फिर था। गदेलों पर गोल तकियों से टेक लगाई 3 आदमी कुछ बैठे कुछ नीम दराज से थे। उनके सामने मुख्तलिफ नवा कहानी रखे थे। एक शीशे की सुराही थी और साथ कुछ जाम भी थी। इन 3 आदमियों के साथ जो गोल तकियों से टेक लगाई बैठी थी, 2 आदमी दाएं और 2 बाएं बैठी थी। शराब की जाम सिर्फ उनके हाथों में थी, बाकी 3 आदमी शराब नहीं पीती थे। इन सब आदमियों की लिबास बताती थी कि ये अरबी हैं और मालदार अरबी हैं। वो अलिफ लैला की दास्तानों की करदार लगती थी। शाही खानदान के अफराद। उनके सामने एक नीम अरियां रुकासा रुक्स की अदाओं से उन 7 आदमियों को मसहूर कर रही थी। इसकी कमर से रेशम के धागों की बनी हुई रंग बरंगी रस्सियां लटक रही थीं, जो इतनी घनी और गुंजान थीं कि दूर से कपड़ा लगती थीं। आन में रुकासा आरियां नहीं लगती थी, लेकिन रुक्स करते उसकी टांगे पांव से कूल्हों तक रस्सियों से बाहर आ जाती थीं। रुकासा की किला हुए बाल भी जैसी रेशम की इंतहाई बारीक तार थी, जो उसकी मरमरी शानों पर झूल रही थी। खेमे की एक कोनी में साजिंदी बैठी थी और उनके पास रुकासा की उम्र की 2 लड़कियां बैठी गा रही थीं। एक अधेड़ उम्र औरत दफ की थाप पर ताली बजा रही थी। रुक्स उछल कूद नहीं था, न दफ और साजों ने वावेला बपा कर रखा था। मौसीकी मुदहम और ख्वाबनाक सी थी, और रुक्स ऐसा जैसे रुकासा पहनदार नागिन की मानंद झूल रही हो। उसका तबसम सहर अंगीज था, गीत रुमानी था। उसकी अल्फाज और सरताल ऐसी जैसी खैमों से कुछ दूर बैठी हुई ऊंटों और बंधी हुई घोड़ों पर भी वजद तारी हो जा रहा हो। रुक्स जारी रहा, शराब चलती रही। खैमे में बैठी ये 7 आदमी झूमती और खामोश इशारों से दाद देती रही, और जब रुकासा ने झुककर हाथ माथे पर रखा तो गोल तकी की साथ बैठी एक आदमी ने हाथ से इशारा किया कि रुक्स की महफिल बर्खास्त होती है। रुकासा यूं खैमे से झुकी बाहर निकली कि इसने पीठ इन आदमियों की तरफ न की। गाने वालियों का और साजिंदों का अंदाज भी यही था।